क्या होगा? बिहार में उपचुनाव होगा। लेकिन जन समस्या को लेकर जिस तरह से विरोधी दल, खास करके इंडिया गठबंधन के लोग सक्रिय 2025 से पहले खुद को आंक लें और तैयारियां होना, परिस्थितियां बनना। और अन्य परिस्थितियों को देखें तो शनिवार को नड्डा जी यहाँ आए, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कल नीतीश कुमार जी गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या होगा? बिहार में उपचुनाव होगा। तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्या होगा? चुनाव होगा, उपचुनाव होगा बिहार में? देखिए, चुनाव जो है बीच में होने की कोई संभावना नहीं। सूरत लोग बनाते हैं लेकिन उसकी कहीं कोई कल्पना नहीं है ना। लोग है, परिस्थितियां हैं। जैसा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री गए दिल्ली, कल गए। शनिवार को नड्डा जी यहाँ आए, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कल नीतीश कुमार जी गए मुख्यमंत्री दिल्ली। अब इसको लेकर यहाँ जो है पेपरबाजी, अखबारबाजी, संवादबाजी सब शुरू हो गई। नीतीश कुमार इसलिए गए कि वो चुनाव चाहते हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार ने कब कहा कि हम चुनाव चाहते हैं? उनके पार्टी के लोगों ने कब कहा कि हम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं? या किसी नेता ने कहा दल का? कोई बातें नहीं आ रही हैं। और अगर बातें आती तो निश्चित रूप से भाजपा वाले भी कहते, है ना। और तैयारियां होना, परिस्थितियां बनना, दोनों अंतर है। अंतर। परिस्थितियां बन जाती हैं तो वह अंजाम ले लेती हैं, और तैयारियां लोग करते हैं आगे के लिए भी। क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव स्वाभाविक है, अगर सक्रियता नहीं दिखाई जाएगी दलों के द्वारा तो एक तरफा लगेगा। अब एक तरफा कहने का मेरा तात्पर्य है, जिस तरह से तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी, कांग्रेस, ये जन समस्या को लेकर, चाहे वह जन समस्या सही हो, गलत हो, है ना, या वह क्रिएटिव हो, लेकिन जन समस्या को लेकर जिस तरह से विरोधी दल, खास करके इंडिया गठबंधन के लोग सक्रिय, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता दल के भी जितने दल हैं सत्ता दल में, गठबंधन में, उन लोगों की भी सक्रियता दिखाई पड़ेगी और उनको भी सक्रिय होना पड़ेगा। अब इसको लेकर लोग कयासबाजी करना शुरू कर दिए हैं कि यहाँ मध्यावधि चुनाव होगा, समय से पहले चुनाव होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उसमें हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है। दूर दूर तक इसकी कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती। लोग अंदाज लगा रहे थे कि झारखंड चुनाव की घोषणा होगी, महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा होगी, उसके साथ बिहार का भी होगा। बीच में एक खबर आ रही है या आ रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार का भी विधानसभा, वो तो अगले साल सर, फरवरी में। हाँ, उसमें अभी वक्त है। लेकिन झारखंड के साथ और महाराष्ट्र के साथ होने की संभावना छीन हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन इसी बीच अब जो है, जब इस पर, इसकी संभावनाओं पर जब लग रहा है कि अब कहीं से कोई सकारात्मक दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विपक्षी दल भी चाहते हैं कि उपचुनाव हो जाए, और सत्ता दल के भी लोग चाहते हैं कि उपचुनाव हो जाए। उपचुनाव होने से सियासी, है ना, जमीन टटोलने का मौका मिल जाएगा। हम कितने पानी में हैं इसका अंदाज लग जाएगा। तो उपचुनाव की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई, और एक संभावना जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में जो 4 सीटों पर, या देश के अन्य हिस्सों में जो उपचुनाव हैं, लगभग 43-44 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 10 सीट पर,
वहाँ उपचुनाव कराए जा सकते हैं। तो बिहार में भी तो 4 सीटें हैं सर। बिहार में भी 4 सीटें हैं, तो बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है। इसकी संभावना अब ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा। तो इनमें से आपको है इमामगंज गया का, उसके बाद है जहाँ गया के ही बेलागंज है, फिर आपको इधर भोजपुर इलाके शाहाबाद इलाके से है तरारी का और रामगढ़ का। तो इन 4 सीटों पर क्योंकि वहाँ के विधायक जो थे, वर्तमान विधायक, वो सांसद बन गए, इसलिए उसका चुनाव कराया जाना जो अब ऐसे भी 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना है ना, संवैधानिक बाध्यता है, इस लिहाज से भी कराया जाएगा। तो अब इसमें अपनी अपनी तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय है हमारे जीतन राम मांझी, केंद्र में मंत्री बन गए हैं, है ना, और गया से सांसद चुने गए हैं। वो कई बार गया से संसदीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इस बार बेचारे जीत गए हैं, मंत्री भी केंद्र में बना दिए गए हैं। अब चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। उनकी नज़र है कि इमामगंज सीट कहीं राजद झटक नहीं है, क्योंकि पहले भी वहाँ जीतन राम मांझी और राजद के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, है ना, उदय नारायण चौधरी के बीच में मुकाबला होते रहा और उठापटक दोनों में होते रही। तो पिछली बार भी हुआ, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, और संभावना जताई जा रही थी कि उदय नारायण चौधरी जो है को पटक देंगे, क्योंकि पहले भी उदय नारायण चौधरी वहाँ से कई बार जीते हैं, जीतते रहे, लेकिन जीतन राम मांझी भारी पड़ गए। तो जीतन राम मांझी अब चाहते हैं कि इमामगंज की सीट हम अपने कब्जे में रखें, हर हाल में। हर हाल में, और उसको अपनी पुश्तैनी सीट बनाने की कोशिश में। तो इसलिए वह सक्रिय हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन राज्य में मंत्री हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, है ना, राज्य में मंत्री हैं वो। अब दोनों अपने क्षेत्र में घूमकर अपनी पार्टी हम की सक्रियता को बढ़ाए हुए, जब भी मौका मिलता है क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ घोषणाएं करते हैं विकास की। तो केंद्र मंत्री है तो कुछ कर भी सकते हैं, ये भी राज्य सरकार में मंत्री हैं, ये भी कर सकते हैं, और क्षेत्र के लोगों को आश्वासन देते हैं। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने ऐसा किया। तो जो उनकी सक्रियता बढ़ गई है, उससे लग रहा है कि वह चाहते हैं कि हर हाल में यहाँ जब उपचुनाव हो तो यह सीट मेरे ही कब्जे में रहे, मतलब मेरी पार्टी के कब्जे में रहे। तो सर ये बात तो अब क्लियर हो गया करीब करीब, अगर जीतन राम मांझी की सक्रियता को देखें और अन्य परिस्थितियों को देखें तो। हाँ, जीतन राम मांझी की सक्रियता को देखिएगा तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले नक्सल प्रभावित जो है क्षेत्र डुमरिया में जो है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई सौगात उन्होंने दी। वहाँ से कार्यक्रम था, वहाँ कार्यक्रम से उन्होंने सौगात दी। तो तय है कि जीतन राम मांझी चाहेंगे कि हर हाल में यह सीट जो है उनके ही दल के कोई जीते। हालांकि इसकी भी संभावना नहीं कि किसी अन्य को वह प्रत्याशी बनाएंगे, है ना, वो अपने ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को बनाएंगे, चाहे उनके छोटे पुत्र बने या उनकी बहू बने। दीपा मांझी, ज़्यादा संभावना है दीपा मांझी की ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि दीपा मांझी की सक्रियता राजनीति में रही है, बयानबाजी भी वह करती रही हैं, क्या कहता है, जीतन राम मांझी के पक्ष में। तो दीपा मांझी की जो
बयानबाजी होती थी, दीपा मांझी की जो सक्रियता राजनीति में, ठीक है ट्विटर के माध्यम से ही होता है, लेकिन वह जो सक्रियता दिखा रही है इसका मतलब उनकी उस सियासी समझ आ गई है। इसीलिए जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए। अच्छा सर, नीतीश कुमार के लिए भी ये बेहतर हो सकता है और राजद के लिए भी और तमाम जो दल हैं उन लोग उनके लिए भी कि 2025 से पहले खुद को आंक लें इस चुनाव, मतलब इस उपचुनाव के माध्यम से। अभी तक की जो खबर है उसके अनुसार एनडीए में बंटवारा, जैसे जीतन राम मांझी सक्रिय हो गए तो हम तो वो सीट ले लिए हूँ और बेलागंज जदयू के कोटे में जाएगा। अब वहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा वह अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ, अभी निर्णय लेना है उस पर जदयू के तमाम बड़े नेताओं को। वैसे पिछली बार चुनाव लड़े थे बेलागंज से सुरेंद्र यादव के खिलाफ में जदयू की ओर से अभय कुशवाहा, वह राजद में चले गए और औरंगाबाद से सांसद भी बन गए, तो उनकी तो संभावना मतलब धूमिल हो गई। लेकिन जदयू के ही प्रत्याशी वहाँ थे तो वह सीट स्वाभाविक तौर पर जो जदयू के कोटे की हो गई, बेलागंज। हालांकि वहाँ से जो विधायक थे सुरेंद्र यादव वह जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ पर मुकाबला जो है अब सुरेंद्र यादव के चले जाने के बाद राजद और जदयू के बीच में होगा। अब जदयू के प्रत्याशी कौन होते हैं, जदयू किसको प्रत्याशी बनाती है, हालांकि बहुत लोग हाथ पैर मार रहे हैं खुद के लिए नहीं तो खुद के बेटों के लिए भी। नीतीश कुमार के परिक्रमा भी कर रहे हैं। अब देखना है, नीतीश कुमार अभी किसी को नहीं बनाया ना कभी अभी इसकी घोषणा हुई है कि पुराने हो सकते हैं, आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह से तरारी का है, वहाँ के जो विधायक थे माले के सुदामा प्रसाद वह सांसद बन गए हैं आरा से, तो वहाँ से एक है कि माले के एक राजू यादव का नाम आ रहा है कि वह प्रत्याशी हो सकते हैं। और इधर से सुनील पांडे तो कभी लोजपा रामविलास इसमें पारस में हुआ करते थे, वह शामिल हो गए हैं बीजेपी में। तो एक संभावना जताई जा रही है कि सुनील पांडे के पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई क्योंकि भाजपा के कोटे में तरारी की सीट चली गई, तो इसलिए एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि वह वहाँ से चुनाव लड़े। और एक हो गया रामगढ़, सब जानता है कि राजद की ओर से वहाँ कौन लड़ेगा, जगदानंद सिंह के दूसरे पुत्र अजीत कुमार सिंह, उनकी संभावना जता रही है, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब आधिकारिक नहीं है। लेकिन एक जो है चर्चा में जो जिसका नाम है वो है कि वो वहाँ से लड़ सकते हैं। तो उधर हो गया बीजेपी की कोटे में है वह सीट, तो वहाँ से बीजेपी किसको देती है अभी तय नहीं है। लेकिन अशोक सिंह जो पिछली बार लड़े थे उनको ही भाजपा फिर मैदान में उतार सकती है, इसकी संभावना बन रही है। ऐसे क्या होगा आधिकारिक घोषणा पार्टी कब करेगी तभी आधिकारिक माना जाएगा इसको, लेकिन फिलहाल संभावना ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर बिहार में क्या होगा, तो उपचुनाव होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।